हेलो स्टूडेंट, अपन 11th क्लास एमपी बोर्ड का बिजनेस स्टडी का जो सैंपल पेपर है उसको आगे बढ़ाते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टडी करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोटर्स। आप प्रमोटर्स यानी प्रवर्तक से क्या समझते हैं? प्रमोटर इज अ पर्सन हु डज नेसेसरी प्रिलिमिनरी वर्क। जो प्रमोटर होता है वो एक ऐसा आदमी होता है जो बिजनेस के लिए, एक कंपनी के लिए जो प्रारंभिक कार्य वो करता है। ए प्रमोटर इज दैट पर्सन अंडरटेक टू फॉर्म ए कंपनी। प्रमोटर वो आदमी होता है जो कंपनी को प्रमोट करता है विद प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट एंड प्रोसीड टू परफॉर्म ऑल नेसेसरी टास्क। जो कंपनी के जो आवश्यक कार्य वगैरह है उनको पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस। आप बिजनेस फाइनेंस से क्या समझते हैं? फाइनेंस मतलब होता है वित्त यानी कि पैसा। फाइनेंस इज द आर्ट ऑफ रेजिंग एंड स्पेंडिंग मनी। फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि हमें अपने बिजनेस में हमारे पास जो पैसा है ना उसको और बढ़ाना है, या फिर हमारे पास जो पैसा है उसको हमें खर्च कैसे करना है। बिजनेस फाइनेंस इज द मनी और फंड रेज बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू स्टार्ट। बिजनेस फाइनेंस एक वो पैसा होता है जिसको हम बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाते हैं, बिजनेस को जो भी हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उसको चलाने के लिए खर्च करते हैं, एंड एक्सपेंड द बिजनेस एक्टिविटीज। और हमें भी जो बिजनेस के डेली के जो काम होते हैं उसको निपटाने के लिए भी हमारे पास फाइनेंस यानी कि कैश होना चाहिए। तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब ये होता है बिजनेस में पैसे का प्रबंध या इंतजाम करना, बिजनेस में पैसे को बढ़ाना और उसका सही यूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर। आप डिवेंचर यानी कि ऋण पत्र से क्या समझते हैं? दिस इज द डॉक्यूमेंट विच आइदर इशूज लोन और डस इट्स मेमोरेंडम। डिवेंचर एक ऋण पत्र होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करती हैं, लोन लेती हैं, और जो लोन हम लंबे समय के लिए लेते हैं उसी को हम बोलते हैं डिवेंचर यानी कि ऋण पत्र। तो जब कंपनी लोन लेती है तो बदले में अपनी कोई असेट्स है वो सिक्योरिटी के तौर पर पब्लिक यानी कि जनता के पास गिरवी रख देती है, और जिस पेज पर या जिस डॉक्यूमेंट पर हम लोन लेते हैं उसी को हम डिवेंचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशन। आप पेशे से क्या समझते हैं? देयर आर सम पीपल हु अर्न देयर लाइवलीहुड बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। कुछ लोग अपनी जीविका कमाने के लिए दूसरे लोगों को सेवा यानी कि सर्विस देते हैं। दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिफरेंट टू प्रोडक्शन। जो प्रोफेशन है ये भी एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ये धन कमाने के लिए की जाती है, लेकिन ये प्रोडक्शन से अलग होती है। प्रोफेशन रिक्वायर्स मेंटल लेबर मोर देन फिजिकल लेबर। जो प्रोफेशन होता है, जो पेशा होता है, उसमें शारीरिक मेहनत कम और उसमें मानसिक मेहनत की ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कि एक डॉक्टर है, एक लॉयर मतलब वकील है, या फिर टीचर है। ये लोग फिजिकल वर्क कम और ये लोग मेंटली लेबर यानी कि मेंटली यानी मानसिक मेहनत ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड। आप ट्रेड यानी कि व्यापार से क्या समझते हैं? द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट मेकिंग इज कॉल्ड ट्रेड। माल को खरीदना और माल को बेचना लाभ कमाने के लिए, इसी को हम ट्रेड कहते हैं। इट मीन्स ट्रेड इंक्लूड्स दोस एक्टिविटीज विच आर मेड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेड में वो सारी चीजें आएंगी जो प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर के लिए की जाती है, माल को बनाने से लेकर के बेचने तक। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। आप साझेदारी से क्या समझते हैं? द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो जो साझेदारी होती है वो दो या दो से ज्यादा आदमी उस बिजनेस को चलाते हैं, उसको अपन पार्टनरशिप कहते हैं। बिजनेस लीगल होना चाहिए। बिजनेस में जो भी लाभ होगा वो या तो हम बराबर बराबर बांटेंगे, या फिर जो प्री डिटरमाइंड रेशियो होते हैं, जो पूर्व निर्धारित जो अनुपात होते हैं उसमें बांटेंगे। कोई पार्टनरशिप में कैश लगाएगा, कोई स्टॉक लगाएगा, कोई अपना नॉलेज यानी कि स्किल लगाएगा, कोई अपना टैलेंट लगाएगा। तो साझेदारी एक ऐसा बिजनेस होता है जो सबकी सहमति से कोई एक भी चला सकता है, या फिर सारे के सारे पार्टनर भी बिजनेस को चलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंशियल शेयर। आप पूर्वाधिकार अंशों से क्या समझते हैं? दीज आर स्पेशल शेयर। ये खास प्रकार के शेयर होते हैं कंपनी के। दीज आर दोज पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। ये कंपनी की एक प्रकार की पूंजी होती है विच एंजॉय सम प्रेफरेंशियल राइट। जो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं उनको प्रेफरेंशियल जो शेयर होल्डर होते हैं उनको एक प्राथमिकता दी जाती है। दिस प्रेफरेंशियल राइट रिलेटेड टू पेमेंट डिविडेंड बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी के जो असली मालिक होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन इनको हम प्रॉफिट में भी हिस्सा बाद में देंगे और इनकी
जो कैपिटल होती है वो भी हम बाद में लौटाएंगे अगर हम अपने बिजनेस को हमेशा के लिए वाइंड अप यानी कि समाप्त कर रहे हो। तो प्री प्री मतलब होता पहले। अगर हमें बिजनेस में लाभ में से हिस्सा लाभांश देना है, डिविडेंड देना, तो हम पहले किसको देंगे? प्रेफरेंशियल शेयर वालों को देंगे। रीपेमेंट ऑफ देयर कैपिटल पीरियड टू इक्वल शेयर होल्डर। तो अगर हमें डिविडेंड देना तो पहले हम प्रेफरेंशियल शेयर वालों को देंगे। अगर हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो भी हम उनकी कैपिटल, किसकी कैपिटल पहले लौटाएंगे? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डरों की। ये कंपनी के रियल ओनर नहीं होते। नेक्स्ट, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। आप जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनके उद्देश्य बताइए। जो छोटे बिजनेस होते हैं, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो छोटे बिजनेस होते हैं वो बेरोजगारी की जो समस्या है उसको कुछ हद तक कम करते हैं। प्रोवाइडिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। हम लोगों को छोटे छोटे खुद के जो स्वरोजगार है वो अपने खोल करके बेरोजगारी है उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो लेबर इंटेंसिव होते हैं, इसमें मजदूरों की जरूरत हमें ज्यादा पड़ती है। टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी गुड्स टू द जनरल पब्लिक। जो छोटे बिजनेस है उसमें अच्छी क्वालिटी का माल बनाया जाता है और ये जो प्रोडक्ट वगैरह होता है ये खासकर गरीब लोगों के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड। आप साझेदारी समझौते से क्या समझते हैं? पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक ही बात होती है। बिजनेस में जो भी पार्टनर आपस में एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं उसमें जितनी भी शर्तें होती हैं पार्टनरों की, जितने भी राइट्स होते हैं, जिनकी भी ड्यूटीज वगैरह होती हैं पार्टनरों की, वो सब एक पेज पर रिटर्न में लिख लेते हैं और सारी शर्तें आपस में सबको कंसर्न मतलब सहमति से हम जो एक एग्रीमेंट बनाते हैं उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनरों के बीच में। म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर। इस एग्रीमेंट पर हम क्या लिखते हैं? पार्टनरों के राइट्स मतलब अधिकार लिखते हैं, ड्यूटीज मतलब उनके कर्तव्य लिखते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब उनकी जवाबदारियां लिखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन बाय फॉरेन ट्रेड। आप विदेशी व्यापार से क्या समझते हैं? द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड। वो बिजनेस जो दो देशों के बीच में हो रहा है उसी को अपन फॉरेन या फिर इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। जब हम फॉरेन ट्रेड करेंगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। जब हम विदेशों से माल खरीदते हैं तो इसमें दो देशों की जो करेंसी है वो इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। पैसे में और एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी में आपको डिफरेंस बताना है। तो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है? इट टेंडर्स पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस टू द क्लाइंट्स। जो प्रोफेशन होता है उसमें जो पेशेवर आदमी होते हैं वो अपने क्लाइंट को एक खास प्रकार की, एक विशेष प्रकार की सेवा देते हैं। जैसे डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है। टीचर क्या करता है? स्टूडेंटों को पढ़ाता है। लॉयर क्या करता है? अपने जो क्लाइंट्स वगैरह उनके केस वगैरह लड़ता है। नेक्स्ट, इसी में एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार में क्या होता है? नौकरी में परफॉर्म वर्क एज पर सर्विस रूल्स कॉन्ट्रैक्ट। जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज यानी कि मालिक और कर्मचारी के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि आपको हमारे यहाँ पर इतने घंटे काम करना है और बदले में हम आपको इतना कैश यानी कि इतना पेमेंट वगैरह करेंगे। सेकंड पॉइंट, जो प्रोफेशन होता है उसमें कंसिडरेशन एज फीस। हम अपने क्लाइंट से क्या मिलता है? हमें अपने क्लाइंट से फीस मिलती है। और अगर कोई आदमी नौकरी करता है तो बदले में उसको क्या मिलता है? सैलरी मिलती है या वेजेस मिलती है या फिर कमीशन मिलता है। थर्ड पॉइंट, लेस रिस्की फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन। जो प्रोफेशन होता है उसमें रिस्क थोड़ा सा कम होता है, इसमें नॉर्मली सामान्य तौर पर फीस आती ही रहती है। जबकि जो नौकरी है नो अमाउंट ऑफ रिस्क, नौकरी में कोई रिस्क नहीं होता है। अगर एक बार हमारा जॉब लग जाए, कहीं पे नौकरी लग जाए, तो हर पर मंथ हमारी सैलरी है वो फिक्स है, वो हमें मिलनी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो धन कमाने के लिए की जाती है, पैसा कमाने के लिए, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती है। तो दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो, दीज एक्टिविटीज आर डन फॉर अर्निंग मनी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो पैसा कमाने के लिए की जाती है, जबकि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती है। सेकंड पॉइंट, दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई वांट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर हम करेंगे तो इससे हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो हमारी पूरी होती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ है, एजुकेशन, ये हमारी बेसिक नीड है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने से पूरी हो जाती है। जबकि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इससे हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं होती हैं। हम पूरे दिन मोबाइल चलाएं या फुटबॉल खेलें
तो इससे हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट, दीज आर ऑलवेज लीगल एंड वैलिड। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है हमेशा लीगल और वैलिड होनी चाहिए, वो कानूनी या फिर तौर पर वैध होनी चाहिए, अवैध नहीं होनी चाहिए। अगर हमें पैसा कमाना है तो हम गलत तरीके से नहीं कमाएं, चोरी रॉबरी वगैरह डकैती वगैरह नहीं करें, हम पैसा लीगल एंड कानूनी तरीके से कमाएं। या तो हम नौकरी करें या फिर हम पेशेवर जो काम होते हैं वो करें, और या फिर हम कोई बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। जबकि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं इनका लीगल होना जरूरी नहीं है। जैसे हमें घूमने जाना है, तो हम जिस दिन मर्जी होगी उस दिन घूमने जाएंगे, जिस दिन नहीं होगी उस दिन घूमने नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन घूमने गए तो हमें पर डे घूमने जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, राइट एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ ए बैंक। आप बैंक के 3 इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व बताइए। हैबिट ऑफ सेविंग्स, जब से बैंक खुली है तब से लोगों के अंदर एक बचत करने की जो भावना है वो प्रेरित हुई है। बैंक क्यों खोली गई है? लोगों को इंकरेज करने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा सेविंग करें और पैसे बचा करके वो बैंकों में डालें। नेक्स्ट, प्रोटेक्टर ऑफ वेल्थ। बैंक इसलिए भी खोली गई हैं ताकि लोगों की जो प्रॉपर्टी है, जो असेट्स है, उसकी सुरक्षा वगैरह हो सके। दे प्रोवाइड सेफ्टी टू द वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स। लोग क्या करते हैं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं वैल्यूएबल, जो कीमती डॉक्यूमेंट वगैरह है या फिर जो पैसा है या फिर लोग अपने जो जेवर वगैरह है उसको बैंक में लॉकर में सेफ रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ मनी। बैंकों का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि बैंक जनता का पैसा एक से दूसरी जगह ट्रांसफर वगैरह करती है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस। आप बीमा के 3 लाभ बताइए। पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। जो बीमा है वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन इज कॉमन टू ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। सभी प्रकार के बीमा में जो बीमा कंपनी होती है वो पब्लिक का जितना भी रिस्क है, जोखिम है, वो अपने ऊपर ले लेती है और बदले में एक प्रॉमिस करती है कि अगर आपको जो भी लॉस होगा फ्यूचर में हम उसका पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। अगर हम बीमा कंपनी में पैसे जमा करते हैं तो एक प्रकार से ही हमारा इन्वेस्टमेंट भी होता है। सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, एंड इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्स सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस टू द कंपेंसेट एंड आल्सो एन इन्वेस्टमेंट एज इट प्रमोट्स सेविंग टू। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, अगर हम अपना बीमा करवाते हैं जीवन बीमा, तो ये सारे का सारा पैसा हमारा ब्याज जोड़ करके, इंटरेस्ट जोड़ करके हमें वापस मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट भी होता है। थर्ड पॉइंट है टैक्स रिलीफ। जो भी पर्सन इंश्योरेंस करता है अपनी इनकम में से अगर अपन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो जितना रुपए हमने अपनी इनकम से टैक्स भरा उस पर, जितना रुपए हमने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो जो भी अमाउंट है वो लगभग हमारी माफ हो जाती है, एग्जम्प्ट हो जाती है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस। आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस बताइए। तो पहला पॉइंट है इट एस्टेब्लिशेस द ऑब्जेक्ट एंड राइट्स ऑफ द कंपनी। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें कंपनी के उद्देश्य और कंपनी के जो अधिकार है वो लिखे जाते हैं। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इट हैज द बाय लॉ ऑफ रूल्स गवर्निंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इसमें कंपनी के जो आंतरिक प्रबंध के जो मामले हैं वो लिखे जाते हैं कि कंपनी को हमें कैसे चलाने हैं, कंपनी को हमें कैसे मैनेज करना है। सेकंड पॉइंट, इट इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जबकि ये कंपनी का सब्सिडरी डॉक्यूमेंट होता है, सहायक जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है। थर्ड पॉइंट, इट इज गवर्न्ड बाय द कंपनी एक्ट। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ये कंपनी एक्ट के द्वारा बनाया जाता है और इसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इट इज गवर्न्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जबकि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो किसके द्वारा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जरिए ही गवर्नड होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डज नॉट एक्सप्लेन आर्टिकल। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं करता है, लेकिन जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की विशेषताएं बताइए। इट इज बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी विद रिगार्ड्स टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशंस।
जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ये कंपनी का एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, ये कंपनी का मूल्य एक डॉक्यूमेंट माना जाता है। इट डिटरमाइंस द रिलेशन ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो कंपनी का और बाहरी दुनिया का आपस में क्या संबंध है उसको डिस्क्राइब करता है। थर्ड पॉइंट, इट डिटरमाइंस द रिलेशन ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ये पॉइंट हमारा हो चुका है। इट स्टेट्स द ड्यूटीज ऑफ द शेयर होल्डर। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है इसमें कंपनी की जो भी ड्यूटीज वगैरह होती हैं शेयर होल्डरों की वो लिखी जाती है। इट कैन नॉट बी इजिली अल्टर्ड। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है इसको हम आसानी से बदल नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, राइट एनी 5 प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं या फिर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियां वगैरह होती हैं, छोटे बिजनेस, इनकी कुछ समस्याएं बताइए। तो पहला है लैक ऑफ सफिशिएंट फाइनेंस। इनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे की कमी रहती है, इनके पास सफिशिएंट कैश नहीं होता। जो छोटे बिजनेस होते हैं, स्मॉल बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विद लिमिटेड फाइनेंस। छोटे बिजनेस में हम कम ही पैसा लगा पाते हैं, बट दैट इज नॉट अवेलेबल वेरी इजीली। लेकिन वो जो छोटा या जो छोटी अमाउंट में जो पैसा ना वो भी हमें आसानी से अवेलेबल या उपलब्ध नहीं हो पाता है। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ रॉ मटेरियल। जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनमें कच्चे माल की भी कमी रहती है। स्मॉल बिजनेस डू नॉट गेट गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल। जो छोटे बिजनेस होते हैं उसको अच्छी क्वालिटी का गुड रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल अच्छी तरह से मिल नहीं पाता, अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पाता। तो जो छोटे बिजनेस उनकी ये भी समस्या होती है। थर्ड पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ लेबर्स। स्किल्ड लेबर आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद स्मॉल बिजनेसेस ड्यू टू वेजेस। जो छोटे कारीगर है, छोटे जो वर्कर होते हैं जो कुशल कारीगर होते हैं वो छोटे बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जो छोटे बिजनेस होते हैं उसमें मजदूरी कम होती है, इसलिए जो कुशल कारीगर है वो छोटे बिजनेस को करना ही नहीं चाहते। नेक्स्ट, लो क्वालिटी। जो छोटे बिजनेस होते हैं उसमें जब ये माल बनाते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी का माल नहीं बिक पाता है, तो उनको बेचने के लिए हमें एक अच्छा सा मार्केट या एक अच्छा सा बाजार उपलब्ध नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ ओल्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। जो छोटे बिजनेस हैं उसमें आज भी लेबर इंटेंसिव यानी कि पुरानी टेक्निक से ही माल बनाया जा रहा है, इसलिए जो छोटे बिजनेस हैं वो ठीक से सफल नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज इन द इंडियन इकोनॉमी। आप भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटे बिजनेस या छोटे जो इंडस्ट्रियां वगैरह होती हैं उनका क्या महत्व है बताइए। इट इज वेरी इजी टू एस्टेब्लिश ए गवर्नमेंट कंपनी। जो छोटे बिजनेस हैं उनको सरकार के द्वारा बड़ी आसानी से स्थापित किया जा सकता है, तो ये इसका पहला महत्व हो गया। देयर आर नो स्पेशल एक्ट रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश ए गवर्नमेंट कंपनी। जो छोटे बिजनेस हैं उनको शुरू करने के लिए हमें सरकार से एक खास प्रकार का कोई भी जो एक्ट है वो पारित नहीं करवाना पड़ता। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट कंपनीज हैज सफिशिएंट फ्रीडम इन इट्स ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। जो सरकारी कंपनियां उनको छोटे बिजनेस खोलने का और प्रबंध करने का फुल लाइसेंस या पूरी तरह से आज़ादी है। द गवर्नमेंट कंपनीज कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। जो गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं उनके छोटे बिजनेस के अपने खुद के रूल्स और सिद्धांत वगैरह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राइट द बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग। आप ई बैंकिंग के फायदे बताइए। ई बैंकिंग मतलब होता है आजकल सब लोग क्या है मोबाइल से ही ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह हम जो यूज करते हैं तो इसको हम ई बैंकिंग कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम। तो इसके फायदे, पहला पॉइंट है द कंज्यूमर कैन हैव एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज फॉर द होल ईयर अराउंड 24 आवर्स 365 डेज। ई बैंकिंग का पहला फायदा ये है कि आज हम पूरे साल में जो 365 दिन होते हैं और 24 घंटे हम बैंक से ट्रांजैक्शन वगैरह कर भी सकते हैं। हम किसी भी समय किसी को भी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं और 24 घंटे कभी भी पेमेंट ले सकते हैं। कस्टमर कैन हैव एक्सेस टू दीज सर्विसेज थ्रू लैपटॉप और मोबाइल फोन। कस्टमर जो ई बिजनेस है उसकी जो सर्विस है वो लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन के जरिए अपने घर में ही ले सकता है, या फिर अगर हम ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं और हमारा लैपटॉप या मोबाइल है तो भी हम ई बैंकिंग की फैसिलिटी वगैरह को यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैरिंग कैश। आज हमें नगद अपने जेब में 5-10 लाख रुपए डालने की जरूरत नहीं है, हम फोन के जरिए भी या फिर चेक के जरिए भी किसी को पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट है इट इंक्रीजिंग द सर्विस एरिया ऑफ द बैंकिंग एंड कवर ऑल द कस्टमर्स एंड हैज हेल्प्ड इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन।
जब से ई बैंकिंग स्टार्ट हुआ है तो ई बैंकिंग में हम सारे के सारे कस्टमरों को आसानी से सेवा वगैरह देते हैं और सारे के सारे जो कस्टमर है वो ई बैंकिंग से सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट भी है। नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस बिटवीन कुड यू शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर होगा यहाँ पर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर में आपको डिफरेंस बताना है। तो इक्विटी शेयर समटाइम्स, प्रेफरेंशियल शेयर पूर्वाधिकार अंश। एन इक्विटी शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी शेयर होल्डर यानी कि समतांशधारी होते हैं वो कंपनी के असली मालिक होते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर इज नॉट द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के असली मालिक नहीं होते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएट्स, क्योंकि ये मालिक है तो मालिक का जो लाभ में हिस्सा है वो कम ज्यादा होता रहता है, जबकि ये रियल ओनर यानी इसलिए मालिक नहीं होते, इसलिए इनका जो लाभ में जो हिस्सा है वो पहले से फिक्स रहता है कि हम इनको 10% लाभ में हिस्सा देंगे तो 10% देंगे, ना कम देंगे ना ज्यादा देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर एज्यूम हाई रिस्क, क्योंकि ये कंपनी के असली मालिक होते हैं, इनकी जोखिम या रिस्क ज्यादा होती है, जबकि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डरों की कोई रिस्क नहीं होती है, इनको कोई भी जोखिम नहीं होती। हमने इनको अगर बोल दिया कि हम तो 10% लाभ में हिस्सा देंगे तो 10% दे देंगे। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, क्योंकि ये कंपनी के असली मालिक होते हैं, तो ये कंपनी की मीटिंग में आ भी सकते हैं, ये बोर्ड्स भी दे सकते हैं और ये प्रबंध में हिस्सा भी ले सकते हैं। जबकि जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हैं, ना तो ये कंपनी की मीटिंग में आते हैं और ना ही इनको सारे मैटरों पर वोट देने का अधिकार होता है, ना ही ये कंपनी का जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर, एक्सप्लेन द फैक्टर विच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कार्यशील पूंजी, जो पैसा हमारे डेली के बिजनेस में काम आता है, लेबर को पेमेंट करना है या फिर हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, तो वो पैसा जो डेली के बिजनेस के खर्चे का पेमेंट करने का काम आता है उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि वर्किंग कैपिटल को निर्धारित करने वाले कुछ तत्व बताइए। वर्किंग कैपिटल कैसे कम और ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन ये है हमारा। तो पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, जो हमारे बिजनेस का स्वभाव है वो डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल पर। अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। सम बिजनेस नीड मोर वर्किंग कैपिटल while other needs, example service industries requiring less of working capital, whereas manufacturing units required more fixed capital. अगर हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो हमें उस बिजनेस में ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हमें ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, हमें फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, हमें बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ेंगी। तो अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो हमें कार्यशील पूंजी ज़्यादा चाहिए, और अगर हमारा कोई ऐसा बिजनेस है ट्रेडिंग का कि हमने ऑलरेडी बना हुआ गुड्स 10 रुपये में खरीदा और उसको हमने 12 रुपये में बेच दिया, तो ऐसे बिजनेस में हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। नेक्स्ट है साइज ऑफ बिजनेस। अगर हमारा बिजनेस का आकार छोटा है तो हम छोटे लेवल पे माल बनाएंगे तो हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, और अगर हमारा बिजनेस बड़ा है तो हमें बड़े लेवल पर माल बनाना है तो इसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट है प्रोडक्शन साइकिल, वेयर प्रोडक्शन टेक्स लॉन्गर टाइम। जैसे हम कोई 4 व्हीलर वगैरह बना रहे हैं या फिर हम कोई मोटरसाइकिल वगैरह की कंपनी वगैरह चला रहे हैं, तो ऐसे में हमें जो हम गुड्स बना रहे हैं उसमें बनाने में हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो ऐसे बिजनेस में हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। पहले हमें 8-10 महीने तक अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। जब वो 4 व्हीलर वगैरह बिक जाएगी तो हमारा पैसा हमारे पास आ पाएगा। लेकिन अगर हमने कोई रिफ्रेशमेंट मतलब नाश्ते वगैरह की दुकान खोल रखी है तो ऐसे बिजनेस में हमारा पैसा कम हमें लगाना पड़ेगा। हम सुबह रिफ्रेशमेंट या नाश्ता वगैरह बनाएंगे और तुरंत शाम तक हमारा सारे का सारा पैसा लौट आएगा। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ गुड्स। इफ ए बिजनेस इज एबल टू सेल गुड्स सून और मोस्ट, द सेल्स आर फॉर कैश। अगर हम जल्दी माल बेच रहे हैं या अगर हम सारे का सारा माल नकद ही बेचते हैं तो ऐसे बिजनेस में हमें पैसा कम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें हमें उधार माल भी बेचना पड़ता है या फिर माल बेचने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ऐसे बिजनेस में हमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, राइट एनी 4 टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। आप प्रेफरेंशियल शेयर के 4 टाइप्स बताइए। तो पहला है हमारा रेडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। दिस कैटेगरी ऑफ द प्रेफरेंशियल शेयर आर पेड बैक आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। एक फिक्स टाइम के बाद हमारे बिजनेस में जिन लोगों ने पैसा लगाया है हम उनका पैसा एक फिक्स टाइम बाद धीरे धीरे वापस करना शुरू कर देंगे। द टाइम ऑफ रिडम्पशन रीपेमेंट इज डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ इशूज। जब हम लोगों से पैसा लेते हैं उसी समय जब हम शेयर लोगों को इशू कर रहे हैं उसी समय हम उनको क्लियर कर देंगे कि हम आपका पैसा
कंपनी की जो लाइफ टाइम है उसमें ही पेमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। और ये ठीक इसका उल्टा होता है इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। दिस कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर आर नॉट रीपेबल इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इस प्रकार के पूर्वाधिकार अंशों का जो पैसा है वो हम कंपनी की लाइफ टाइम तक नहीं लौटाएंगे। These shares are issued to raise permanent capital। ये पैसा हम बिजनेस में लंबे समय के लिए लगा रहे हैं। जब हमारा बिजनेस बाइंड अप यानी खत्म करेंगे तो हम अपने बिजनेस की सारी एसेट्स बेच देंगे और इस प्रकार के जो प्रेफरेंशियल शेयर है उनका हम पेमेंट कर देंगे। थर्ड पॉइंट हमारा कन्वर्टाइल प्रेफरेंशियल शेयर, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। The holder of these share have the right to get their shares converted into equity share after a fixed period। ये एक खास प्रकार के प्रेफरेंशियल शेयर हैं जिनको एक निश्चित समय के बाद ये अधिकार मिल जाता है कि आप अपना जो इक्विटी शेयर में अपना जो शेयर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और विद इन ए पर्टिकुलर टाइम, या फिर आप इतने समय बाद अपने जो प्रेफरेंशियल शेयर है उसको फिक्स या फिर वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं समदांश में। जबकि ये इसका अपोजिट होता है नॉन कन्वर्टाइल प्रेफरेंशियल शेयर। These shareholder do not enjoy the rights to get their shares converted into equity share। ये एक ऐसे प्रकार के शेयर होते हैं जिनको हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए होलसेलर। आप थोक व्यापारी की विशेषताएं बताइए। थोक व्यापारी वो होता है जो बल्क में माल बेचता है, जो बड़े लेवल पर माल बेचता है। ट्रेड ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, जो थोक व्यापारी होते हैं वो एक खास प्रकार का ही माल बेचते हैं, वो हर एक प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो एक खास प्रकार का ही माल रखते हैं अपने दुकान में अपने शॉप पे और वो बड़े लेवल पर बेचते हैं। जैसे कि यूजुअली दे डील इन 1 और 2 स्पेसिफिक गुड्स। इनके पास अपने जो शॉप है उसमें एक या दो ही प्रकार का माल होता है। जैसे कि रेमंड के शोरूम में आपको सिर्फ रेमंड्स के ही कपड़े मिलेंगे क्योंकि वो ब्रांडेड क्लॉथ या ब्रांडेड कपड़े होते हैं इसलिए। दूसरा है बल्क ट्रेड, जो होलसेलर होते हैं वो हमेशा बल्क में यानी कि थोक में माल बेचते हैं, बड़े लेवल पर इकट्ठे वो 100-100 किलो या 200-200 किलो करके ही गुड्स बेचते हैं, 1-1 2-2 केजी माल नहीं बेचते हैं। थर्ड पॉइंट है सेल इन स्मॉल क्वांटिटीज। जो होलसेलर होता है दे डील इन सेलिंग द एक्वायर्ड गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज टू रिटेलर्स। जो होलसेलर होते हैं वो बड़े लेवल पर माल खरीदते हैं और थोड़ा थोड़ा करके वो लोग जो रिटेलर होते हैं उनको बेच देते हैं। कैश परचेज क्रेडिट सेल्स, जो होलसेलर होते हैं उनकी एक खास विशेषता ये भी होती है कि ये प्रोड्यूसर से मोस्टली नगद माल ही खरीदते हैं और जो रिटेलर होते हैं उनको उधार माल बेच देते हैं। नेक्स्ट, राइट एनी 4 लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं उनकी 4 बुराइयां बताइए। पहला है हमारा इनकन्वीनियंट, असुविधाजनक। जो लोकेशन होती है डिपार्टमेंटल स्टोर की, वो जो लोकेशन होती है इनकी, ये जो लोकेशन है वो इनकन्वीनियंट होती है। एज दे आर एस्टेब्लिश एज ए सेंट्रल लोकेशन इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मास पॉपुलेशन। जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो बिल्कुल शहर के बीचों बीच खोले जाते हैं, जहाँ पर मोस्टली क्या है ट्रैफिक वगैरह अधिकतर जाम वगैरह हो जाता है, तो ये इसकी पहली बुराई है। सुटेबल ओनली फॉर रिच पीपल। जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं बड़े बड़े, उनकी एक बुराई ये भी होती है, लिमिटेशन होती है, सीमा होती है कि ये जो रिच पीपल होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में अधिकतर वही लोग जाते हैं, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको वहाँ पर जो माल मिलेगा वो काफ़ी कॉस्टली होता है। इसलिए हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ द हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। डिपार्टमेंटल स्टोर को स्टार्ट करने में काफ़ी लागत आती है और उसको स्टार्ट करने में हमारा जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है, और अगर डिपार्टमेंटल स्टोर हमारा नहीं चला है तो हमें लॉस होने की संभावना बहुत बड़ी रिस्क रहती है। ह्यूज कैपिटल, दिस टाइप ऑफ बिजनेस रिक्वायर ह्यूज कैपिटल। डिपार्टमेंटल स्टोर जो होते हैं उसमें हमारे पास स्टार्टिंग बिजनेस करने के लिए हमारे पास जो कैपिटल है, जो पूंजी है, वो बड़े मात्रा में होनी चाहिए। इट नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट एंड टू रन। डिपार्टमेंटल स्टोर को चलाने में काफ़ी पैसा लगता है, सो दे आर रन ओनली इन ए बिग सिटीज। तो ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो गांव वगैरह में या छोटे छोटे शहरों में नहीं चल सकते, ये बड़े ही शहरों में चल सकते हैं, तो इसकी ये भी एक लिमिटेशन होती है। लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन ड्यू टू लार्ज स्केल ऑपरेशन। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, बड़े लेवल पर माल बेचा जाता है, तो इसमें डायरेक्ट जो कस्टमर है उसको हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट,
आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हम जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इसके हमें कुछ फायदे बताने हैं। कंट्रोल ऑन मोनोपोली, एकाधिकार पे कंट्रोल हो जाता है, मोनोपोली। इफ ट्रेडर्स ऑफ एनी कंट्री आर एंगेज्ड इन चार्जिंग हायर और मोनोपोली प्राइस बाय अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स इट कैन बी चेक्ड बाय इंपोर्टिंग सच गुड्स। अगर किसी देश में माल बनाने वाला कोई एक ही प्रोड्यूसर है या फिर माल बेचने वाला कोई एक ही सेलर है, तो वो अपना माल महंगा करके बेचता है। ऐसी कंडीशन में हम उससे माल परचेस ना करके हम किसी दूसरे देश से माल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इसका पहला बेनिफिट हो गया, कंट्रोल ऑन मोनोपोली खत्म हो जाएगी। सेकंड, बेस्ट प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ फॉरेन कंपटीशन, क्योंकि हमारे देश में अगर माल बन रहा है और विदेशों से भी हम माल इंपोर्ट करते हैं, तो जो अच्छी क्वालिटी का माल है ना, वही लोग ज़्यादा परचेस करेंगे। तो इसमें हमें अच्छी क्वालिटी का माल मिल जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में, ये इसका एक दूसरा बेनिफिट है। थर्ड पॉइंट, इंटरनेशनल रिलेशन। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें हम माल दूसरे देशों से गुड्स परचेस करते हैं। तो जब हम दूसरे देशों से माल परचेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो दूसरे कंट्रियां होती हैं उनसे हमारे जो रिलेशन है ना, वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं तो हमारे पास अच्छी अच्छी जो वैरायटीज़ हैं गुड्स की, वो आ जाती हैं। तो इससे हमारा जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई हो जाता है, हमारा जो रहन सहन है उसका लेवल काफ़ी ऊंचा उठ रहा है। हो सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे इंडिया में अच्छी क्वालिटी का ना बन रहा हो, तो हम वो गुड्स विदेशों से मंगवा सकते हैं। या फिर कोई हमारे इंडिया में गुड्स ज़्यादा बन रहा है तो हमारे लिए सफिशिएंट है, लेकिन जो हमारे पास ज़्यादा सरप्लस क्वांटिटीज़ में जो माल बना है उसको हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारे ये जो क्वेश्चन थे 23 वो कंप्लीट होते हैं। अब इसका हम लास्ट और आखिरी पार्ट करने जा रहे हैं, 23 का बी पार्ट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। आप इंटरनल ट्रेड, देश के अंदर जो बिजनेस होता है वो, और एक्सटर्नल ट्रेड, जो हम देश विदेशों से जो बिजनेस करते हैं, वो दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। तो पहला है इंटरनल ट्रेड। जो इंटरनल ट्रेड होता है वो एक स्टेट का माल दूसरे स्टेट में या फिर एक गांव का माल दूसरे गांव में हम बेच सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही कंट्री में ही माल को खरीदा और बेचा जाता है। जबकि एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड में दो देशों के बीच में जो बिजनेस होता है उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। ट्रेड इज कैरिड इन होम करेंसी। अगर हम अपने ही इंडिया के अंदर माल खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो इसमें हमें सिर्फ होम करेंसी यानी कि जो डोमेस्टिक करेंसी है उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रुपए का। जबकि अगर हम विदेशों से माल खरीद रहे हैं तो इसमें दो देशों की करेंसी वगैरह इंक्लूड होगी। नेक्स्ट, लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया के अंदर ही माल खरीदते हैं और बेचते हैं, तो जो हमारा यातायात यानी ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो काफ़ी कम आता है। लेकिन अगर हम माल विदेश में भेज रहे हैं तो जितना भी हमारा माल पानी के जहाज से जाएगा उस पर काफ़ी टैक्स वगैरह भी लगेगा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट, इट टेक्स लिटिल टाइम। अगर हम इंडिया के अंदर ही माल खरीदते और बेचते हैं तो इसमें काफ़ी समय कम लगता है, लेकिन अगर हम विदेशों को माल बेच रहे हैं तो उसमें समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अमाउंट ऑफ पेपर वर्क आर मच लेस। अगर हम होम यानी कि अपने देश के अंदर ही माल खरीद रहे हैं बेच रहे हैं तो हमें कम डॉक्यूमेंट और कम पेपर वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम विदेशों को माल बेच रहे हैं या फिर हम अपना माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदेश में, या फिर हम विदेश से माल इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें हमें काफ़ी फॉर्मेलिटीज, काफ़ी डॉक्यूमेंट वगैरह की जरूरत पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से आज हमने अपना सेट कवर किया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।